हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज संडे है तो हम वापस आ गए हैं अपने वीकली मार्केट रैपअप के साथ। इस वीडियो में हम वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स की चर्चा करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको अपनी ओपिनियन भी बताऊंगा अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन द करंट मार्केट सिचुएशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। मैंने चैनल पे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के नाम से 2 प्लेलिस्ट भी बनाई हैं। ये सभी फंडामेंटल वीडियोस अगर आपने अभी तक चेक नहीं किए हैं तो प्लीज देखिए। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। अपर राइट कॉर्नर में वीडियोस की लिंक आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूं। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम निफ्टी की वीकली मूवमेंट पर नजर डालें तो हम देखें कि इस हफ्ते निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट सा ही रहा। निफ्टी में केवल 0.4% की ऑलमोस्ट फ्लैट सी अपवर्ड मूवमेंट थी। निफ्टी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई 12,430 से करीबन 8 से 9% की दूरी पे है, 8 से 9% नीचे है। अगर वन डे चार्ट पे नजर डालें तो हम देखें कि निफ्टी की जो करंट प्राइस है वो अभी भी अपने चारों मूविंग एवरेजेस 50, 100, 150 और 200, ये सारे ही डेली मूविंग एवरेजेस से अभी भी निफ्टी की जो करंट प्राइस है वो ऊपर है, जो कि ये दिखाता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अभी भी निफ्टी में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है। अभी भी अपने सारे मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट से ऊपर चल रहा है निफ्टी। अगर वन डे चार्ट पे ही थोड़ी और क्लोज नजर डालें, थोड़ी और नजदीक से देखें तो हम देखें कि निफ्टी काफी दिनों से रेंज बाउंड मूवमेंट में चल रहा है। और जब हम थर्सडे और फ्राइडे की मूवमेंट पे और क्लोज नजर डालते हैं तो देखें कि काफी बेरिश सेंटिमेंट्स भी डेवलप हो रहे हैं। फ्राइडे की भी मूव आप देखिए कि ये हैमर टाइप पैटर्न बना है। इसमें यह दिख रहा है कि निफ्टी जिस लेवल पे ओपन हुआ था वही उसका हाई लेवल था। फिर निफ्टी काफी नीचे तक आया, ये आप टेल देख रहे हैं काफी नीचे यहाँ पे, और फिर निफ्टी करीबन अपने हाई और अपने लो के बीचों बीच क्लोज हुआ। तो अभी भी स्लाइटली बेरिश मोमेंटम बना हुआ है निफ्टी में और वॉलेटिलिटी मुझे लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कंटिन्यूड रहेगी। अगर थोड़े और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें और वन वीक चार्ट पे अगर नजर डालें तो देखें कि यहाँ पे भी जो इस वीक की कैंडल बनी उसके टेल्स काफी लंबे थे, जो ये दिखाता है कि मोमेंटम काफी अनसर्टेन सा भी बना हुआ है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि बुलिश मोमेंटम हावी होगा या बेरिश मोमेंटम हावी होगा। तो इस ये टेल्स आपको बता रही हैं कि काफी वॉलेटिलिटी बनी हुई है, जो बॉडी है वो काफी शॉर्ट है और जो कैंडल की टेल्स हैं वो काफी लंबी हैं। तो अभी भी बेरिश सिग्नल्स यहाँ पे परसिस्ट कर रहे हैं, वॉलेटिलिटी जारी रहेगी। अगर वन मंथ चार्ट पे नजर डालें, थोड़ी और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो अभी तक जो इस महीने का जो सितंबर का अभी तक कैंडल बन रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि टेल्स कितनी लंबी हैं और बॉडी कितनी शॉर्ट है। तो लॉन्ग टेल्स और शॉर्ट बॉडी जो ये दिखाती है कि निफ्टी में अभी कितनी अनसर्टेनिटी है और वॉलेटिलिटी अभी भी बरकरार है। और मुझे लगता है कि अभी कुछ हफ्तों के लिए वॉलेटिलिटी मेंटेन रहेगी, जैसा हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था। मुझे लगता है कि जब तक यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ओवर नहीं हो जाते तब तक सारे वर्ल्ड मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी और उसका इफेक्ट इंडियन मार्केट्स में भी जरूर पड़ेगा इन द नियर टू मीडियम टर्म। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई की वैल्यू ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है पिछली वीक से। पिछली वीक मुझे याद है कि 56.5 के आसपास कुछ वैल्यू थी और इस हफ्ते भी 56.1 की ही वैल्यू है। तो अभी भी न्यूट्रल जोन में ही ट्रैवल कर रहा है आरएसआई, पर थोड़ी सी बेरिश सेंटिमेंट्स, बेरिश मोमेंटम आप देख सकते हैं कि डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी रही है काफी दिनों से आरएसआई की। तो अभी भी रेंज बाउंड है बट विद अ स्लाइटली बेरिश बायस। एमएससीडी की भी बात करें तो वहां पे भी अभी भी बेरिश क्रॉसओवर कंटिन्यूड ही है। काफी दिनों पहले बेरिश क्रॉसओवर बना था और अभी भी वो कंटिन्यूड ही है। तो एमएससीडी भी यही बता रहा है कि नियर टू मीडियम टर्म में निफ्टी अभी बेरिश सेंटिमेंट्स ही कैरी कर रहा है। कोविड रिलेटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें तो इंडिया में इस हफ्ते भी बहुत सारे केसेस अभी भी राइज कर रहे हैं। इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है वो 53.1 लाख हो गए हैं। तो 5 मिलियन क्रॉस कर चुकी है हमारी नंबर कोविड के केसेस की। और जो टोटल फेटालिटीज एंड टोटल डेथ्स हैं वो 85,000 क्रॉस कर चुकी हैं। तो बहुत ही ग्रिम सर्कमस्टांसेस कंटिन्यूड हैं। अभी भी नंबर काफी अलार्मिंग सिचुएशन पे है। इंडिया में आप देखें कि डेली बेसिस पे करीबन 90-95,000 नंबर ऑफ केसेस डेली बेसिस पे आपको दिख रहे हैं। तो अभी भी सिचुएशन बहुत ही चैलेंजिंग स्टेट में पड़ी हुई है।
डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने स्पुतनिक वी, जो कि रशिया की वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन, वो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन करने की पार्टनरशिप की है रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि RDIF के साथ। उन्होंने कहा है कि 100 मिलियन डोजेस वैक्सीन की, 100 मिलियन का मतलब हुआ करीबन 10 करोड़, तो 10 करोड़ डोजेस इंडिया को दी जाएंगी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्पुतनिक वी वैक्सीन की। हालांकि इसकी जो डिलीवरी है वो स्टार्ट होगी इस साल के एंड तक, और जो पूरी डिलीवरी है वो कहा जा रहा है कि अगले साल के मिड तक मिलेगी। इंडिया को सारी डिस्ट्रीब्यूशन करने की डिलीवरी दी जाएगी RDIF के द्वारा। अब इसमें चर्चा ये हो रही है कि एक तो ये टाइम फ्रेम थोड़ा अभी लंबा है, अभी काफी दिन लगेंगे, प्लस जो 10 करोड़ डोजेस मिलेंगे वो क्या काफी होंगे इंडिया के लिए, और जो फेज मैनर में इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा उसकी कितनी एफिशिएंसी होगी, किस एफिशिएंसी से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो इन सब सवालों का अभी तक जवाब अनसर्टेन है। हमने पिछली वीक की मार्केट राउंड अप में देखा था कि एस्ट्राजेनेका जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है US की, उसने अपनी कोविड वैक्सीन की ट्रायल्स रोक दी थी यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में और इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट के थ्रू। तो उसमें न्यूज ये डेवलपमेंट हुई है कि सारे जो इश्यूज थे उसको एड्रेस करने के बाद उन्होंने फिर से वो ट्रायल्स रिज्यूम कर दिए। तो ये एक प्रॉमिसिंग न्यूज है, क्योंकि अगर ये फेज 3 ट्रायल्स ही सबसे लंबे होते हैं, सारे जो ट्रायल्स होते हैं 3 स्टेज के ट्रायल्स, उसमें से फेज 3 ट्रायल्स सबसे लंबे होते हैं, तो ये जब फेज 3 ट्रायल कंप्लीट होंगे तो ही वैक्सीन की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो पाएगी। तो ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने फेज 3 ट्रायल्स फिर से रिज्यूम कर दिए। इकोनॉमी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन के नंबर्स अभी भी थोड़े बहुत एलिवेटेड लेवल्स पे ही बने हुए हैं। 6.69% की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की नंबर आई है अगस्त के लिए, विच इज हायर देन द RBI टारगेट ऑफ 6%। तो RBI की टारगेट रहती है कि CPI का नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का नंबर 6% के आसपास हो, तो अभी भी अपने टारगेट से थोड़ा हाई है। और बाकी सारे भी आप नंबर्स यहाँ पे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। कुछ नंबर्स जुलाई के रेस्पेक्ट में थोड़े कम हुए हैं मार्जिनली डेसिमल में, बट अभी भी जो इन्फ्लेशन का ओवरऑल अगर व्यू लिया जाए तो इन्फ्लेशन का नंबर अभी भी RBI के टारगेट से थोड़ा ऊपर ही चल रहा है। और वही एक रीजन था कि जो MPC कमेटी की मीटिंग हुई थी पिछले महीने, उसमें उन्होंने रेट कट की बात नहीं की थी, उन्होंने रेट कट को अभी डिले किया हुआ है क्योंकि इन्फ्लेशन का नंबर ऑलरेडी अभी थोड़े एलिवेटेड लेवल्स पे है। गवर्नमेंट ने कहा है कि करीबन 20,000 करोड़ की कैपिटल इन्फ्यूजन करनी पड़ेगी उन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो ये आपको क्लियरली बता रहे कि जब गवर्नमेंट ये कह रही है कि 20,000 करोड़ की कैपिटल इन्फ्यूजन करनी होगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अनसर्टेन सिचुएशन है इन द बैंकिंग सेक्टर, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कितनी अनसर्टेन, कितनी अनस्टेबल सिचुएशन कि गवर्नमेंट को इतनी ज्यादा कैपिटल इन्फ्यूजन करने की जरूरत पड़ रही है। इनसे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि कितने NPAs बढ़ सकते हैं और कितनी एसेट क्वालिटी पे स्ट्रेस पड़ सकता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। तो ये हमें एक इंडिकेशन देता है कि अभी बैंकिंग सेक्टर में कितनी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। उसी बीच बैंकिंग सेक्टर से ही रिलेटेड एक और न्यूज है कि इंडिया रेटिंग्स ने बैंकिंग सेक्टर की आउटलुक स्टेबल से नेगेटिव कर दी है। तो एक डिटीरियोरेशन आया है आउटलुक में, उन्होंने आउटलुक को नेगेटिव कर दिया है। तो ये भी हमारे जो पिछले पॉइंट पे हमने बात करी उसी पॉइंट को ऐड कर रहा है कि अभी बैंकिंग सेक्टर में बहुत अनसर्टेनिटी है और आगे क्या होने वाला है इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में थोड़ी बहुत और कट की गई है, 13 से 20 पैसे की प्राइसिंग में कट आई है मेट्रो सिटीज में। तो ये एक अच्छी बात है, कंज्यूमर्स को अगर थोड़ी राहत मिले, चाहे वो इन्फ्लेशन से हो, चाहे डीजल और पेट्रोल प्राइसेस से हो, बट किसी तरह से गवर्नमेंट अगर ये कुछ कंफर्ट प्रोवाइड करे तो ये एक अच्छी बात हो सकती है। इसी बीच US फेडरल रिजर्व का ये स्टांस आया है इस वीक, एक्चुअली वेंसडे को या थर्सडे को एक मीटिंग थी US फेडरल रिजर्व की, उसमें उन्होंने ये अनाउंस किया कि उनकी जो इंटरेस्ट रेट आउटलुक है वो नियर जीरो होने वाली है एटलीस्ट टिल 2023। तो 2023 तक उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट रेट को वो नियर अबाउट जीरो रखेंगे। तो ये लिक्विडिटी पुश जो फेडरल रिजर्व कंटिन्यूअसली करे जा रहा है, इस स्टेप ने उसमें एडिशन ही की है। तो इसमें लिक्विडिटी बनी रहेगी इक्विटी मार्केट्स के लिए, एक तरह से शॉर्ट टर्म में ये अच्छा है, लिक्विडिटी के कारण एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी। गोल्ड आपको पता होगा कि काफी दिनों से उसकी प्राइस ना तो ऊपर गई है ना नीचे गई है, तो इसको टाइम करेक्शन बोलते हैं। जैसा आपको पता होगा 2 तरह के करेक्शंस होते हैं, प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन। तो टाइम करेक्शन तब होता है जब किसी भी एसेट क्लास की प्राइसेस बहुत दिनों तक एक रेंज बाउंड मैनर में घूमती रहे, साइडवेज मार्केट रहे, ना तो ऊपर जाए प्राइस ना नीचे जाए, तो वो भी एक तरह का करेक्शन माना जाता है, क्योंकि उस टाइम में कोई आपकी कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं हो रही है उस एसेट क्लास में। तो गोल्ड के बारे में हमने देखा कि काफी दिनों से एक कंसोलिडेशन चल रही है, एक ही रेंज बाउंड मूवमेंट चल रही है करीबन 50,000 से 52,000 के बीच में।
अभी भी मुझे लगता है 51,500 के आसपास गोल्ड पर 10 ग्राम उसकी प्राइस चल रही है। तो ये दिखाता है कि बहुत दिनों से टाइम करेक्शन चल रहा है गोल्ड की प्राइसेस में। और प्राइस करेक्शन तो आपको पता ही होगा, जब किसी एसेट क्लास की प्राइस नीचे जाती है तो ये दो तरह के करेक्शन होते हैं जो आप इन जनरल आप इनकी नॉलेज रख सकते हैं, प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन। यूएस में अभी भी स्टिमुलस साइज को लेके नेगोशिएशंस चल ही रहे हैं, कोई भी अभी तक समझौता नहीं हो पाया, कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच, और अभी भी टॉक्स ऑन गोइंग है। तो वो एक अलग ही इशू है जो कि ड्रैग होता जा रहा है, जिसके कारण यूएस मार्केट्स भी आप देख रहे हैं कि काफी दिनों से इफी हैं और काफी नेगेटिव बायस के साथ मूवमेंट वहां पे भी चल रही है, और उसके कारण बाकी वर्ल्ड मार्केट्स पे भी उसका इफेक्ट हो रहा है। कॉर्पोरेट न्यूज की अगर कुछ बात करें तो फार्मा कंपनीज में इस हफ्ते काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स डेवलप हुए हैं, और उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो है कि वैक्सीन डेवलपमेंट्स हैं, तो बहुत सारी फार्मा कंपनीज इंडिया की, जैसा हमने पिछली वीक की मार्केट रैपअप में बात करी थी कि रशिया ने इंडिया से मदद मांगी अपने स्पुतनिक वी वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये फार्मा कंपनीज के लिए पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि जितनी ज्यादा शॉर्ट टर्म में बिजनेस आएगी तो फार्मा कंपनीज की बिजनेस उतनी बढ़ेगी, उतने अर्निंग्स बढ़ेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ये अच्छा है। प्लस बहुत सारी जो जेनरिक ड्रग कंपनीज हैं इंडिया की, लुपिन, सिप्ला, सन फार्मा, औरोबिंदो, खासकर फिर डॉक्टर रेड्डीज में हमने देखा इस हफ्ते काफी पॉजिटिव न्यूज आई। तो इन सारे न्यूज के कारण, और एफडीए की जो स्टांस है अप्रूवल्स के लिए वो काफी सॉफ्ट हो गई है। एफडीए अभी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा दवाइयां अवेलेबल हो, तो बहुत सारी जो अप्रूवल्स में बहुत टाइम लगता था या फिर बहुत स्ट्रिक्ट अप्रूवल्स होती थी, वो थोड़ी लूज हो गई है, वो स्टांस थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, जिसके कारण बहुत सारे अप्रूवल्स इन अ टाइमली मैनर, इन अ क्विक फैशन हो जा रहे हैं, और बहुत सारे अप्रूवल्स में दिक्कत भी नहीं आ रही है। तो ये ओवरऑल इंडियन फार्मा सेक्टर के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट्स डेवलप हुए, जिसके कारण आपने देखा होगा कि इस हफ्ते बहुत सारे फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स ऊपर भागे। आईपीओ का तो आपने मार्केट में देखा होगा कि हर मतलब ऑलमोस्ट हर दिन कोई ना कोई आईपीओ अभी लॉन्च हो रहा है। तो इस हफ्ते भी हमने देखा कि कई सारे आईपीओ लॉन्च हुए, जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड्स की लिस्टिंग हुई और काफी अच्छी खासी मार्जिन के साथ लिस्टिंग हुई, ऑलमोस्ट 123-125% की लिस्टिंग गेन के साथ हैप्पीएस्ट माइंड्स की लिस्टिंग हुई। तो बहुत सारे अभी आईपीओज इन द पाइपलाइन है, कैम्स, सेकमार्क कंसल्टेंसी, केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स। तो ये सारे जो लाइन लगा के अभी आ रहे हैं, और इससे दो तरह का फायदा हो रहा है। जो भी कंपनीज अभी आईपीओ लिस्ट कर रही हैं उनको दो तरह का फायदा हो रहा है। एक तो बहुत सारे मंथ से कोई आईपीओ आई नहीं थी, तो एक जो एपेटाइट था, जो एक हंगर था रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर आईपीओ के लिए, वो काफी दिन से पेंडिंग था। तो लोग भर भर के लैप कर रहे हैं आईपीओ को, जो भी आईपीओ आ रहा है इररेस्पेक्टिव की कैसी कंपनी है क्या है, हर एक में मतलब मल्टीपल टाइम्स सब्सक्रिप्शन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी आईपीओ आ जाए अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन हो रहा है, लोग अच्छे खासे अमाउंट में उठा रहे हैं, और लिस्टिंग गेन भी अच्छी खासी दिख जाती है। तो मैं बोलूंगा कि अगर कोई कंपनी आपको ढंग की दिखे, जिसकी आगे की अर्निंग्स पोटेंशियल अच्छी आपको दिख रही है, अर्निंग्स की ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी दिख रही है, तो आप कोई आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फिर वो लिस्ट हो तो भी आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन कंपनीज में। लेकिन अदरवाइज जितनी कंपनीज अभी तक आईपीओ के लिए आई हैं, मुझे तो इनमें से कोई भी ऐसी कोई कंपनी नहीं लगी जिसमें बहुत सारा मोट हो, जो कुछ बहुत ही इनोवेटिव कर रही हो और उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं हो ऑलरेडी मार्केट में, और वैल्यूएशन भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं, जिसके कारण इन सारे आईपीओ में से मैंने किसी में भी एप्लीकेशन नहीं डाली। तो मैं पर्सनली आपको बता दे रहा हूं कि मैंने इनमें से किसी में भी एप्लीकेशन नहीं डाली थी, क्योंकि इनमें कोई ऐसी यूएसपी नहीं है, कोई ऐसी खास बात नहीं है जो बाकी के मार्केट प्लेयर्स में ऑलरेडी नहीं है, या फिर इनकी वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो। तो इन एनी केस मेरा ये ओवरऑल व्यू है कि इन सारे आईपीओ में मैंने कुछ खास नहीं देखा, जिसके कारण कि मैंने एप्लीकेशन नहीं डाली थी। फेस्टिव सीजन अभी आने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का 3-4 महीनों का फेस्टिव सीजन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इंडिया में खास करके। तो इसके कारण ऑटो कंपनीज में काफी अपबीट सेंटिमेंट्स हैं, काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। उन्हें ऐसी उम्मीद है, उनकी होप है कि अभी आने वाले फेस्टिव सीजन में उनकी काफी सारी सेल्स होंगी, जिसके कारण कि उनकी क्वार्टरली सेल्स की नंबर्स थोड़ी इंप्रूव होंगी। तो होपफुली ये ऐसा हो। पिछले 1-2 महीनों में हमने देखा है कि ऑटो सेल्स में काफी इजाफा हुआ है, पॉजिटिव नंबर्स दिखे हैं। तो ये अगर कंटिन्यूड होता है तो ऑटो सेक्टर के लिए एक अच्छी बात हो सकती है, एक रिवाइवल ऑफ सॉर्ट्स हमें दिख सकता है। ओवरऑल मार्केट व्यू की अगर बात करें तो अभी भी निफ्टी का जो पी है वो 33 के आसपास है, 32.98 है एक्चुअली। तो ऑलमोस्ट 33 को टच कर रहा है। जो अर्निंग्स हैं अभी भी पिछले हफ्ते के बराबर ही हैं, 349 पिछले हफ्ते भी थी, इस हफ्ते भी आप यहाँ देख सकते हैं ये हल्का सा
फ्लैट आप यहाँ पे देख सकते हैं कर्व हुआ है, तो 349 ही बनी हुई है पिछले हफ्ते के सेम। जब मार्केट में अच्छी खासी ड्रास्टिक गिरावट आई थी मार्च में, तो निफ्टी का पी 18.7 तक पहुंच गया था, और हिस्टोरिक एवरेज निफ्टी का पी रहता है 21 से 25 के बीच। तो अभी तो अपने एवरेज से काफी ऊपर चल रहा है। लेकिन आप निफ्टी की पीबी, प्राइस टू बुक रेशियो, अगर देखेंगे तो उसमें आप देख सकेंगे कि अभी भी अपने एवरेज के आसपास ही चल रहा है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से अभी भी निफ्टी ओवर प्राइस नहीं है, ओवर वैल्यूड नहीं है। बट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो आप अगर देखेंगे तो काफी ओवर वैल्यूड है, क्योंकि अर्निंग्स पर शेयर, जो निफ्टी की अर्निंग्स हैं, वो काफी नीचे चली गई हैं, जो आप देख सकते हैं कि 2020 के स्टार्ट से काफी नीचे जा रही है। निफ्टी की जो पुट कॉल रेशियो की अगर बात करें, पीसीआर की बात करें, तो वो अभी भी 1 के आसपास या 1.01, जो दिखाता है कि न्यूट्रल सेंटिमेंट्स बने हुए हैं मार्केट में। निफ्टी पुट कॉल रेशियो कोई भी ऐसी इंडिकेशन नहीं दे रहा कि मार्केट किस तरफ हेड कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वॉलेटिलिटी मेंटेन रहेगी, ऊपर नीचे रेंज बाउंड मूवमेंट में चल सकती है निफ्टी। बहुत ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस शॉर्ट टर्म में तो कम लग रहे हैं, थोड़ा सा अगर बायस हो तो नेगेटिव ही है। तो हो सकता है निफ्टी 11,000 11,150 वगैरह के लेवल्स शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में रीटेस्ट करे, पर बहुत ज्यादा क्रैश की मुझे संभावना यहाँ नहीं लग रही है। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेट करेगी अभी विद नेगेटिव बायस, और मॉडरेट करेक्शन भी आ सकती है मीडियम टर्म में, बट काफी ज्यादा एक ड्रास्टिक क्रैश आएगी मार्केट में, इसकी संभावना कम लग रही है। इसलिए मेरा ये ओपिनियन है कि आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यूड रखें, ताकि आप में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट की कोई फीलिंग ना आए। अगर आपको कोई सिचुएशन ऐसी दिखती है और अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो फिर आप अपनी एसआईपी को डबल भी कर सकते हैं। आप अगर 10,000 20,000 की कर रहे हो, तो आप उस अमाउंट को एज अ लमसम थोड़ा सा बढ़ा के 40,000 50,000 तक भी ले जा सकते हो। अगर आपको कभी निफ्टी में अचानक से कोई न्यूज आती है, इंडिया चाइना के क्लैश होने लगते हैं, या फिर किसी वैक्सीन रिलेटेड कुछ बुरी न्यूज आ जाती है, या फिर यूएस में फेड रिलेटेड कुछ न्यूज आ जाती है, स्टिमुलस रिलेटेड, तो डिपेंडिंग ऑन कैसी कुछ न्यूज टेम्पररी बेसिस पे आए, अगर ऐसी कोई न्यूज आती है तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं, अगर आपकी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है तो आप अपनी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बना के रखें। अगर कोई स्टॉक्स आपको अच्छी लेवल्स पे दिखती हैं, और हम संडे की ही जो रात को वीडियो आती है हर वीक, उसमें हम उस हफ्ते के लिए जो करंट लेवल्स पे, करंट मार्केट एनवायरनमेंट में जो जो स्टॉक्स अच्छे लेवल्स पे उस टाइम पे उस वीक में मिल रहे होते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, और उसके प्राइस लेवल्स की भी चर्चा करते हैं। तो उन स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और उन पे नजर बना के रख सकते हैं। अगर वो स्टॉक्स उन बाई प्राइसेस पे, अच्छे बाई प्राइसेस पे आते हैं, तो आप उनमें जरूर इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी फाइनेंशियल स्टॉक्स में, अभी जब तक कि 28 तारीख को हियरिंग एक और होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, जब तक वो डिसीजन कुछ आती नहीं है, तब तक वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। उस डिसीजन के आने के बाद, डिपेंडिंग ऑन हाउ द डिसीजन कम्स आउट, वो एक पॉजिटिव मूवमेंट या फिर नेगेटिव मूवमेंट फिर फाइनेंशियल स्टॉक्स में दिख सकता है। बट जब तक वो डिसीजन नहीं आती है अगली वीक तक, तब तक हमें वॉलेटिलिटी दिख सकती है। इस वॉलेटिलिटी का फायदा उठाएं। जैसे ही किसी स्टॉक में आपको गिरावट दिखती है, अच्छे लेवल्स पे वो स्टॉक दिखता है, तो आप उसमें अगर वैल्यू प्रोपोजिशन आपको दिखता है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने से हिचके ना, हेजिटेट ना करें। आप उसमें अपनी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका कुछ पार्ट स्टैगर्ड वे में डिप्लॉय करना शुरू कर सकते हैं, और अपनी जो कैश पोजीशन है उसको बिल्ड करते रहें। हम पिछली कई हफ्तों से ये बात कर रहे हैं कि अपनी जो कैश पोजीशन है उसको स्ट्रांग रखें, रोबस्ट रखें, क्योंकि वो कैश पोजीशन आपकी हेल्प करेगी। एक तो आपकी इमरजेंसी फंड्स में हेल्प करेगी, अगर आपको कुछ इमरजेंसी, कुछ एक्सपेंस आ जाते हैं, प्लस आपने अगर उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से असाइन किया हुआ है, उसमें भी आपको हेल्प करेगी, अगर आप थोड़ा अपना कैश पोजीशन बना के रखते हैं तो। क्योंकि अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करने का कोई मौका आता है, अगर कोई वॉलेटिलिटी मीडियम टर्म में, इंटरमीडिएट टर्म में दिखती है आपको, और अच्छे स्टॉक्स आपको तगड़ी प्राइस लेवल्स पे मिले, तो आप उनमें अच्छी तरीके से हेल्दी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इफ एंड व्हेन यू सी अप्रोप्रिएट। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास कैश पोजीशन अच्छी खासी बनी हुई होगी। आप अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट को थोड़ी स्टैगर्ड वे में डिप्लॉय कर सकते हैं, थोड़ी होल्ड पे रख सकते हैं। लेकिन उसके साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं तो आपको काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि आप देखें कि मार्केट्स जब फ्लैट भी रहती हैं तो भी कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में कोई ना कोई अच्छी खासी मूवमेंट आपको दिखती ही है। हर दिन आप अगर अपनी वॉच लिस्ट पर नजर डालें तो आपको दिखेगा कि आपको कोई ना कोई स्टॉक्स अच्छे प्राइस लेवल पे हर दिन मिलते जरूर हैं। भले ही आप थोड़ा एक दो दिन वेट करके आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो वो आप कर सकते, वो आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास पहली बात तो आपके वॉच लिस्ट रेडी हो, आपकी स्टॉक्स की प्राइस लेवल्स आपके दिमाग में हो कि कौन से स्टॉक्स आपको कौन से प्राइस लेवल्स पे लेने हैं, वो
और दूसरी कि आपकी कैश पोजीशन बनी हुई हो। आप हमारा अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो वहां पे मैं कोई भी स्टॉक किसी भी दिन अगर अच्छे प्राइस लेवल्स पे आता है उस दिन के लिए, तो मैं तुरंत प्रॉम्प्टली अपने टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देता हूं। तो आपको एक इंडिकेशन मिल सकती है, उससे आपको कोई आइडिया मिल सकता है। कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है, लेकिन आपको एक आइडिया मिल सकता है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, आप उसमें कोई लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं और वो प्राइस लेवल आपको अच्छी लगती है, तो एक तरह से आपको एक प्रॉम्प्ट मिल जाता है कि आप इजीली, आप अगर ट्रैक नहीं भी कर रहे हो, अपने काम में व्यस्त हो, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे क्विकली आपको एक नोटिफिकेशन भेज देता हूं। आप वहां से चेक करके तुरंत ही कोई डिसीजन ले सकते हैं रिगार्डिंग इफ यू वांट टू इन्वेस्ट और नॉट। तो मेरी ओवरऑल व्यू यही है कि आप अपने कैश पोजीशन को धीरे धीरे बिल्डअप करते रहें और जैसे ही अपॉर्चुनिटी आती है तो आप हेजिटेट ना करें, अपने कैश को डिप्लॉय करें। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।